हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, मैं आप लोग के सामने आज एनसीईआरटी बायोलॉजी के लेसन 3 परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। दोस्तों याद रखिएगा कि इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आज मैं आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा जरूर। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने परिवहन से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स यानी तथ्य को लेकर आया हूं जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि आज क्या क्या हम लोग को टॉपिक्स पढ़ना है। तो दोस्तों, पहला है वाष्पोत्सर्जन क्या है। दोस्तों, पहला है वाष्पोत्सर्जन क्या है। दूसरा है दोस्तों पौधों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। तीसरा है दोस्तों पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। चौथा है दोस्तों पौधा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे करता है। उसके बाद दोस्तों है पौधे में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। दोस्तों, छठा पॉइंट है मेरा जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। जंतुओं में परिवहन किसके द्वारा होता है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है जंतुओं के शरीर में कितना अवयव होते हैं। दोस्तों, लसिका क्या है, लसिका किसे कहते हैं। दोस्तों, इतना चीज आज आप लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, इसे अगर याद कर लेते हैं तो लगभग 5 नंबर के प्रश्न आप बोर्ड में कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं दोस्तों, अभी तक नोटबुक नहीं निकाले तो नोटबुक निकाल ले और मेरे कराए गए प्रश्न को भली भांति करें ताकि आप बिहार बोर्ड में अच्छा स्कोर कर जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि जल को रंध्रों से वाष्प के रूप में निष्कासित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि पौधे के वायवीय भागों से जल को रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों, ये भी बिल्कुल छोटा है, इसको आप याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे की पॉइंट में चलते हैं। मैंने 5 पॉइंट यहाँ रखा है। दोस्तों, अगर वाष्पोत्सर्जन अच्छे ढंग से जानना है तो 5 पॉइंट को आप भली भांति याद जरूर कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है क्योंकि इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र या स्टोमाट कहते हैं। दोस्तों, आप पत्ती देखे हैं, पत्ती आप देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पत्ती मैंने बनाया अभी, ठीक है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं ना दोस्तों। तो यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, पत्ती में होती है क्योंकि इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र या स्टोमट कहते हैं। दोस्तों, यहाँ क्लियर हो गया आप। उसके बाद दोस्तों फिर है एक मकई का पौधा। दोस्तों, एक मकई का पौधा को हम लेते हैं, वो अब मकई का पौधा कितने जल को क्या करता है, छोड़ता है वायु में। दोस्तों, याद रखिएगा कि यह प्रश्न है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक मकई का पौधा जो है वह जल को यानी वाष्पोत्सर्जन के रूप में वायुमंडल में कितना जल छोड़ता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा 3 से 4 लीटर जो जल है वह क्रिया क्या करता है, क्रिया करके छोड़ता है। कहां छोड़ता है, तो वायुमंडल में छोड़ता है। कौन, तो मकई का पौधा जो है 3 से 4 लीटर जल इस क्रिया से छोड़ता है यानी वायुमंडल में क्या करता है, जल को भेजता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट मैंने रखा है कि एक सेव पौधा 10 से 20 लीटर जल निष्कासित करता है। दोस्तों, एक सेव का जो पौधा होता है वह जल को कितना निष्कासित करता है, तो 10 से 20 लीटर क्या करता है, जल को निष्कासित करता है। यानी कि वह जल को क्या करता है, वायुमंडल में क्या करता है, भेजता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। दोस्तों, एक पौधा जो है वह अपने भार से यानी जितना उसका वजन है उस भार से 100 गुना यानी 100 टाइम्स जो है वह क्या करता है, जल को वायुमंडल में क्या करता है, भेजता है। तो दोस्तों देखिए, जल मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और पेड़ पौधे भी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये बात हम समझ लिए ना कि हम लोग क्या करते हैं कि पौधे को लगाते नहीं है वरना हम पौधों को काट भी देते हैं। पौधे तो लगाएंगे नहीं और खुद पौधा को क्या करेंगे, काट देंगे। दोस्तों, अगर आप पौधे नहीं लगाइएगा तो हमारा जीवन जो है वह बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा पौधा मकई का पौधा है जो 3 से 4 लीटर पानी को क्या करता है,
वायुमंडल में भेजता है। वायुमंडल से हमें क्या मिलती है? वर्षा मिलती है। लेकिन यही पानी फिर हमें कहाँ मिल जाती है? नीचे मिल जाती है। वर्षा की पानी हमें नीचे मिलती है। तो लेकिन हम जब तक पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो क्या बारिश होगी? नहीं होगी, क्योंकि सारे धरती से पानी वाष्प बन के क्या करे? ऊपर की ओर चल जाएगा और बारिश होगी ही नहीं। तो हमें क्या होगी? संकट होगी, तरह तरह की बीमारी होगी। तो उससे बचने के लिए क्या करें दोस्तों कि अपने जीवन काल में कम से कम एक पौधा आप जरूर लगाएं, क्योंकि एक पौधा अगर आप लगा दीजिएगा तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। तो एक पौधा को लगाएं। कम से कम कितने पौधे? एक व्यक्ति एक पौधे को अगर लगाता है तो हमारा जीवन जो है वह क्या होगा? बिल्कुल खुशहाल बीतेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पौधा भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पौधा जब सूख जाता है तो वह हमारे घर में सामानों के लिए उपयोग हो सकता है। लेकिन हम पौधा लगाएंगे ही नहीं तो क्या हमें कोई सुविधा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों आपसे बता दूं कि अपने जीवन काल में कम से कम एक पौधे को जरूर लगाएं, क्योंकि एक पौधा अपने भार से 100 गुना वाष्पोत्सर्जन यानी जल को वायुमंडल में भेजता है। उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट है, पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। दोस्तों ये बात आप समझे कि एक पौधा जो है उसके मूल, दोस्तों हम एक बना देते हैं एक पौधा। देखिए यहाँ दिखाई तो नहीं देगा लेकिन फिर भी दिखाई दे। हाँ देखिए दोस्तों, एक मैंने पौधा बना लिया यहाँ पे। वो क्या करता है कि एक चोटी यानी कि यहाँ से धारा को वाष्पोत्सर्जन से प्रवाही द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ क्या होता है? उसका मूल रूप होता है, जो मूल रूप से क्या क्या हमें मिलता है? जल और खनिज। जल और खनिज को क्या करता है? पौधा तैयार करता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर को बताया था। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जाइलम का ऐसा चित्र होता है दोस्तों, वह क्या करता है कि इस चित्र को आप देखिए ध्यान से। वो जल को क्या करता है? यहाँ जाइलम में लाता है, जाइलम से फिर यहाँ लाता है और धीरे धीरे कहाँ? ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या करता है कि जल को वह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में भेजता है यहाँ से। तो यहाँ से जो जल को भेजा अगर, तो यहाँ का जल क्या हुआ? समाप्त हुआ ना, खत्म हो गया ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जल क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो अब बताइए यहाँ का जल समाप्त हो गया तो ये तो खाली हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे आएगा। लेकिन नहीं, ऐसा होता है कि यहाँ से जल समाप्त हो जाता है तो इसको ये भर देता है, फिर या इसको भर देता है या इसको भर देता है, इसको धीरे धीरे करके इसको भरते रहता है। जो वायुमंडल में अपने जल को क्या करता है? प्रवाहित करता है। और जल मूल रूप में क्या मिलता है? जल और खनिज मिलता है, इसलिए यह पौधा क्या रहता है? हरा रहता है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन के बारे में आप अच्छी ढंग से समझ लिए तो क्या करिए कि स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। हाँ तो चलिए फिर हम चलते हैं आगे कि पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। ठीक है दोस्तों, पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट दोस्तों मैंने रखा है कि पौधे के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के नियंत्रण खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। दोस्तों एक बात जान लीजिए कि कोई भी पेड़ पौधा हो उसमें क्या होना चाहिए? पोषण के विकास के लिए वह क्या होता है कि वह विकास के लिए नियंत्रण खाद्य पदार्थों की उसमें क्या होनी चाहिए? आवश्यकता होनी चाहिए। तभी पेड़ पौधा क्या करेगा? ग्रोथ करेगा यानी विकास करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट मैंने रखा है कि कुछ निम्न वर्ग के पौधे की प्रत्येक कोशिका में खाद्य पदार्थों का निर्माण करने की क्षमता होती है। दोस्तों याद रखिएगा, कुछ निम्न पौधे हैं जिनके प्रत्येक कोशिका में खाद्य पदार्थ के निर्माण करने की क्षमता रहती है। जैसे में क्या? शैवाल। दोस्तों जैसे में क्या है कि शैवाल जो है वह प्रत्येक कोशिका से क्या करता है? खाद्य पदार्थों को क्या करता है? निर्माण करता है। यानी वह खुद स्वयं खाना निर्माण करने के लिए चारों तरफ से घेरा बनाकर वह खुद खाना को क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे में क्या हो सकता है? तो शैवाल। याद रखिए क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक कोशिका खाद्य निर्माण की क्षमता किसमें होती है? तो याद रखिए कि शैवाल में होती है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला मैंने पॉइंट रखा है कि कुछ उच्च वर्ग के पौधे के प्रत्येक भाग में अपने खाद्य पदार्थों के निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है। दोस्तों कुछ उच्च पौधे जो है उसमें क्या होती है कि वह खाद्य पदार्थ को निर्माण करने की उनमें क्या रहती है? क्षमता नहीं रहती है। जैसे में क्या हो सकता है दोस्तों? जड़ें हो सकते हैं और पुराने तने हो सकते हैं
वह खाद निर्माण करने की उनमें क्या रहती है, क्षमता नहीं रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, कुछ खाद्य पदार्थों का ऐसा स्थान से जहां उनका निर्माण है वे संचित रहते हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा कि कुछ खाद्य पदार्थों का ऐसा स्थान से जहां उनका निर्माण होता है वे संचित रहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है दोस्तों, आलू और कंद एक स्थान पे वह क्या होता है कि निर्माण होता है, जैसे कि आलू और कंद जो होते हैं वह एक जगह से निर्माण होते हैं। तो चलते हैं फिर हम आगे जंतुओं में परिवहन के बारे में जानते हैं कि जंतुओं में परिवहन होता कैसे है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने कुछ छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, उसको याद रखिएगा कि उस श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक क्या होता है, विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पोषण तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ या अन्य उपजाई क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों के शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। दोस्तों याद रखिए कि जंतुओं में परिवहन का डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप दे सकते हैं कि उन श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ विशेष प्रकार के पोषण तत्व, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थ के अन्य उपजाई क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ले जाता है, उसे हम जंतुओं में परिवहन कहते हैं। दोस्तों फिर अगला पॉइंट मैंने रखा है कि जंतुओं के शरीर में 3 मुख्य अवयव होते हैं। दोस्तों जंतुओं के शरीर में कितने मुख्य अवयव होते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रक्त, रुधिर या रक्त, यानी बोल सकते हैं आप रक्त या रुधिर, कुछ भी बोल सकते हैं। रुधिर या रक्त, उसका नाम क्या है दोस्तों, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्लड। ठीक है, रुधिर या रक्त को बोलते हैं हम इंग्लिश में ब्लड। दूसरा है दोस्तों हृदय, हृदय को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। ठीक है दोस्तों, हृदय और हार्ट। उसके बाद तीसरा दोस्तों है कि रुधिर या रक्त वाहिनियां, रुधिर या रक्त वाहिनियां उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। दोस्तों 3 मैंने बताया कि जंतुओं के शरीर में 3 मुख्यतः क्या होते हैं, अवयव होते हैं, जिसे हम कहते हैं रुधिर या रक्त, हृदय और रुधिर या रक्त वाहिनियां। ठीक है दोस्तों, 3 हो गए, इसको याद रखिए। फिर अगला है मेरे कि ये तीनों मिलकर रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र का, परिसरण तंत्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों यह तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो परिसंचरण तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन मिलकर, रुधिर या रक्त, हृदय और रुधिर या रक्त वाहिनियां मिलकर किसका निर्माण करते हैं, परिसंचरण तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद दोस्तों आखिरी पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र एक और तंत्र भी है, उस श्रेणी में जंतुओं में पाया जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ लिखा है कि इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र नामक एक और तंत्र भी उनके उच्च श्रेणियों में जंतुओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, उच्च श्रेणियों में एक और तंत्र क्या पाया जाता है, तो उसका नाम है लसिका तंत्र। दोस्तों अब लसिका तंत्र किसे कहते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि लसिका तंत्र उसे कहते हैं कि यह अवकोशों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों, यह अवकोशों में पाए जाने वाला यह एक प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं से बना रंगीन तरल पदार्थ लसिका कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लसिका के डेफिनेशन आप समझ लिया। अगले नेक्स्ट चैप्टर में मैं लसिका के डेफिनेशन और अच्छे से लेकर आऊंगा। अभी थोड़ा सा बताया, लेकिन लसिका के बारे में और अच्छा डेफिनेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद।